भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 8 गांवों पर अपना अधिकार लेने के बाद से ही अब एक नया मामला और सामने आ चुका है। इस मामले के सामने आने के साथ ही बांग्लादेश से लेकर राजधानी ढाका और वहां बैठी सरकार की सत्ता तक हिल चुकी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत अब बांग्लादेश को किसी भी हाल में पूरी तरीके से अपने लिए चुनौतीपूर्ण नहीं बनने देना चाहता है और इसीलिए भारत ने इस वक्त बांग्लादेश से घिरे अपने सबसे कमजोर हिस्से चिकन नेक को लेकर बड़ा फैसला लिया है और बांग्लादेश को किसी भी हाल पर बांग्लादेश को भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक जो भारत का हिस्सा है और जिसको लेकर बांग्लादेश हमेशा एक थ्रेट के रूप में भारत के सामने खड़ा होता रहा है, अब उसको लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अब न सिर्फ चिकन नेक की चौड़ाई बढ़ेगी बल्कि चिकन नेक से सटे हुए रंगपुर डिवीजन के लोगों में भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा और इसके साथ ही अब इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे क्षेत्र पर भारत का कंट्रोल जल्द स्थापित किया जाएगा। जैसे ही इस जगह पर भारत के कंट्रोल की बात सामने आती है तो असल में यह बात सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रह जाती। असल में भारत के इस चिकन नेक पर पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं जब भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की बात आती है। इसी वजह से चीन हमेशा से ही चिकन नेक पर अपनी नजर बनाए हुए है। अगर भारत यहां अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है तो भारत की पहुंच 40 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले क्षेत्र तक और मजबूत हो जाएगी और इसके आने के साथ ही यह ताकत भारत के हाथों में और भी ज्यादा तेजी से जुड़ जाएगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवन सिस्टर्स को तोड़ने की फिराक में जो ताकतें लगी हुई हैं और बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से पाक समर्थित सरकार के आ जाने से भारत की स्थिति कमजोर करने की कोशिश हो रही है, उस स्थिति को अब भारत अपने दम पर सुधार करेगा। इसके साथ ही भारत ने पूरी तरीके से बंगाल बॉर्डर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। यहां तक कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत की तरफ से इस वक्त बॉर्डर पर लगाई जा रही फेंसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। वहां की सरकार भी अब बैकफुट पर होने को मजबूर हो चुकी है। 3 चौकियां बांग्लादेश अब खाली करके पीछे हट चुका है। वजह साफ है कि भारत ने यहां पर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एडवांस एआई जनरेटेड ड्रोन तैनात किए हैं जो किसी भी खतरे को भांपकर न सिर्फ उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं बल्कि भारत के एक इशारे पर इस पूरी बॉर्डर पर होने वाली एक एक गतिविधि पर निगरानी भी रख सकते हैं, जिसके चलते अब बॉर्डर पूरी तरीके से भारत के हाथों में कंट्रोल आती हुई नजर आ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने हजारों की तादाद में यहां पर अपनी सैनिक टुकड़ियों को उतार दिया है। भारत ने बीएसएफ की बटालियन तैनात की है। यह बटालियन सिर्फ जवानों के रूप में नहीं बल्कि ड्रोन सर्विलांस सिस्टम और साथ साथ एआई जनरेटेड पावरफुल कैमरों की मदद भी ले रही है। यानी कि अब यह हिस्सा पूरी तरीके से भारत के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए आखिर ऐसा क्या हुआ रातों रात जिसके चलते बात चिकन नेक तक आ पहुंची है। सोचिए भारतीय गृह मंत्री अमित शाह की कही हुई बात एकदम से सच कैसे होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बांग्लादेश बड़ी आसानी से भारत को चिकन नेक के रंगपुर कॉरिडोर वाले क्षेत्र पर कब्जा करने देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत को इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़े हैं। आपको बता दें कि जब से भारत के बंगाल में सरकार का बदला हुआ रूप देखा गया है और इसके साथ ही यहां पर एक्टिविटी और मूवमेंट तेजी से रिकॉर्ड किए गए हैं, उसके बाद से बंगाल और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। बांग्लादेश साफ समझ चुका है कि भारत अब किसी भी हिदायत के मूड में नहीं है, भारत किसी भी अलर्ट देने के मूड में नहीं है, बल्कि भारत अब अपने हक के लिए आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले सीमा से सटे 8 गांवों पर नियंत्रण को लेकर बड़ी हलचल हुई और अब उसी के बाद एक ऐसा नया मामला सामने आया है जिसने ढाका से लेकर अंतरराष्ट्रीय बड़ी रणनीतिकारों तक की नींद उड़ा दी है। सवाल सिर्फ सीमा का नहीं है, सवाल उस बेहद संवेदनशील गलियारे का है जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। सवाल उस चिकन नेक का है जिसके जरिए पूरा उत्तर पूर्व भारत देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। और अब दावा किया जा रहा है कि भारत ने इस पूरे इलाके को लेकर अपना सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक रणनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्टों के अनुसार भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। वर्षों से रणनीतिक कमजोरी माने जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर अब नई सैन्य और राजनीतिक सोच के तहत काम शुरू कर दिया गया है।
यह वही इलाका है जिसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर 20 से 22 किलोमीटर तक सिमट जाती है और जिसे लेकर हमेशा यह आशंका जताई जाती रही है कि अगर कभी यहां बड़ा संकट खड़ा हुआ तो पूरा उत्तर पूर्व देश से कट दिया गया है। यही वजह है कि इस इलाके पर दुनिया की नजर हमेशा टिकी रहती है, लेकिन अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि भारत ने न सिर्फ इस पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य और निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि सीमा अत्ती लग दिया है। इसके पास सालदोनों को आरने दुंग के साथ दूसरा का आरपन होगी और दुंग के साथ से सटे इलाकों में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा घेरों का विस्तार भी शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा हलचल उस समय मची जब यह खबर सामने आई कि भारत अब चिकन नेक के आसपास के पूरे क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा कवच में बदलने की तैयारी कर चुका है। सीमाई इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, नई फेंसिंग, हाईटेक निगरानी सिस्टम और रातों रात बढ़ी सैन्य गतिविधियों ने हर किसी को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा पर अब सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्विलांस सिस्टम और स्मार्ट सेंसर नेटवर्क भी तैनात कर दिए गए हैं। इन सिस्टम्स की मदद से सीमा के हर इंच पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, सीमा के पास कई नए अस्थायी कैंप और ऑपरेशनल बेस भी तैयार किए गए हैं, जहां से सुरक्षा एजेंसियां लगातार गतिविधियों पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसी बीच ढाका में राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। वहां की सत्ता में बैठे लोगों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी बताया जा रहा है। सीमाई इलाकों में तेजी से बदलते हालात और भारत की बढ़ती सक्रियता ने वहां के रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। खबरें यह भी हैं कि सीमा पर मौजूद कुछ चौकियों से स्थानीय सुरक्षा बल पीछे हटे हैं और नए सिरे से स्थिति का आकलन किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पक्ष खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। बता दर करोड़ करोड़ पीछे, अगले पर करोड़ पीछे, लेकिन जमीन पर बढ़ती गतिविधियां बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत अचानक इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उत्तर पूर्व की सुरक्षा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सीमाई गतिविधियों, घुसपैठ, अवैध नेटवर्क और रणनीतिक दबावों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, उसके बाद भारत ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। पहले जहां सीमा सुरक्षा को केवल सैनिक चौकियों और पारंपरिक गश्त तक सीमित रखा जाता था, वहीं अब पूरा फोकस टेक्नोलॉजी आधारित स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट पर आ गया है। यही वजह है कि सीमा पर अब हाई रिजोल्यूशन कैमरे, मोशन सेंसर, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और एआई आधारित अलर्ट मैकेनिज्म लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित योजना को लेकर हो रही है जिसके तहत चिकन नेक की रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस पूरे क्षेत्र को सिर्फ सैन्य नजरिए से नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक नजरिए से भी मजबूत करना चाहता है। सीमाई गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क, नई रेल परियोजनाओं, संचार व्यवस्था और आपातकालीन सैन्य सप्लाई कॉरिडोर से जोड़ने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना पूरी तरह लागू हो गई तो आने वाले वर्षों में यह इलाका भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा निगरानी वाले क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि भारत सीमा से सटे पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। सीमाई इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच लगातार संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। स्थानीय 2 सप्ताहों के बीजेपीए प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार यह सुनिश्चित करने में लगी हैं कि सीमा के पास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। यही वजह है कि पिछले 48 घंटों में इस पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व स्तर की गतिविधियां देखी गई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसएफ की कई अतिरिक्त बटालियनें सीमाई क्षेत्रों में भेजी गई हैं। इनके साथ ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट्स, टेक्निकल सर्विलांस टीमें और क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की गई हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर नई बंकर लाइन और मोबाइल ऑपरेशन पोस्ट भी तैयार किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि अब सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ या उकसावे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में 24 घंटे हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं चल रहा, बल्कि पहले से तैयारी और नियंत्रण की नीति पर काम कर रहा है। वर्षों से जिस चिकन नेक को भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी कहा जाता था, अब उसी को सबसे मजबूत सुरक्षा गलियारे में बदलने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सीमा विवाद के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। कई वैश्विक रणनीतिक संस्थानों और रक्षा विशेषज्ञों ने इस इलाके में बढ़ती गतिविधियों को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यह केवल 2 देशों के बीच सीमाई तनाव का मामला
नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन व्यवस्था पर असर डाल सकता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह इलाका भारत के उत्तर पूर्व को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा मजबूत करने की कवायद है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति काम कर रही है? क्या आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है? क्या भारत अब सीमा प्रबंधन के नए मॉडल पर आगे बढ़ रहा है जिसमें तकनीक, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक पकड़ तीनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि पूर्वी सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां, हाईटेक निगरानी, सुरक्षा घेरों का विस्तार और रणनीतिक क्षेत्रों पर फोकस यह साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत अब अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ सीमाई इलाकों में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था समय की जरूरत है? क्या आने वाले समय में सीमा सुरक्षा का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। जिन्होंने रातों रात इतिहास बदल दिया, और साथ ही यह भी जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कानून इस महाविलय के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं उन 8 गांवों की जो भारत बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल करीब एक ही पट्टी में एक दूसरे से सटे हुए हैं। जमीनी सूत्रों और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में आने वाले ये भाग्यशाली गांव हैं काजीपुर, हरिदासपुर, उत्तर आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर डेरा। ये सभी 8 गांव भौगोलिक रूप से एक ऐसे संकरे इलाके में स्थित हैं जहां की घुमावदार अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इन्हें मुख्य बांग्लादेशी मुख्य भूमि से लगभग काट देती थी। इन गांवों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासनिक रूप से भले ही वे कागजों पर सरहद पार थे, लेकिन उनका दिल, उनकी जरूरतें और उनका पूरा जीवन हमेशा से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। अब यहां एंट्री होती है अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति की। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी गांव अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में शामिल हो सकता है? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है? तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का इतिहास एनक्लेव एक्सचेंज यानी छिट महलों की अदला बदली से जुड़ा रहा है। साल 2015 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद भी कई ऐसे पेचीदा इलाके बच गए थे जहां की सीमा रेखा स्पष्ट थी और जमीन का निर्धारण पूरी तरह नहीं हो पाया था। अंतरराष्ट्रीय कानून के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार और सीमा पुनर्निर्धारण के वैश्विक नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र के नागरिक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करते हैं कि वे भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अपने पड़ोसी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोनों देशों की आपसी सहमति और ग्राउंड डिमार्केशन के जरिए उस जमीन को शामिल किया जा सकता है। इन 8 गांवों के मामले में भी यही हुआ। यहां के लोगों ने कानूनी रूप से प्रस्ताव तैयार किया और आधिकारिक तौर पर आज से भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने सरहद पार की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। जैसे ही इन गांवों को भारतीय नक्शे और फेंसिंग के दायरे में लेने की कड़वी हकीकत उनके सामने आई, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के सीमा सुरक्षा बल फ्रंटलाइन पर आ गए। उनका दावा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करके उनकी जमीन को अपने नियंत्रण में ले रहा है, जबकि बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह से वैध, शांतिपूर्ण और स्थानीय नागरिकों की मर्जी से लिया गया फैसला है, जिसके तहत बीएसएफ ने अपनी सुरक्षा चौकियों और तारों के घेरे को आगे बढ़ाया है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय बीएसएफ के जांबाजों और बांग्लादेश पुलिस के बीच भारी गतिरोध और तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों की बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं और फ्लैग मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील और जमीनी हकीकत वाले हिस्से पर। आखिर इन 8 गांवों के आम नागरिकों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया? क्यों उन्होंने कागजों पर बांग्लादेश का नागरिक बने रहने के बजाय आधिकारिक तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को गले लगा लिया? इसकी सबसे बड़ी वजह है इन गांवों की भौगोलिक स्थिति और सालों पुराना व्यापारिक और सामाजिक ताना बाना। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब और मुख्य बांग्लादेशी बाजारों से कटे होने के कारण इन सभी 8 गांवों का सारा कारोबार, बाजार और आजीविका सालों से पूरी तरह हिंदुस्तान की धरती पर ही निर्भर थे। यहां के किसान अपनी फसलें भारतीय बाजारों में बेचते थे, घरों का राशन भारतीय दुकानों से आता था और यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए भी ये लोग पूरी तरह भारतीय कस्बों पर ही आश्रित थे।
इन लोगों के सामने सबसे बड़ा व्यापारिक संकट तब खड़ा हुआ जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सीमा पर अभेद्य कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया। इन ग्रामीणों को साफ दिखने लगा कि अगर वे इस पार रह गए और फेंसिंग की दीवार बीच में खड़ी हो गई तो भौगोलिक दूरी के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन जाती और वे भूखमरी की कगार पर पहुंच जाते। इसी आर्थिक संकट और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को अपना नया ठिकाना चुन लिया। इसके अलावा यहां सदियों से रोटी बेटी का अटूट रिश्ता रहा है। इन गांवों के लोगों की रिश्तेदारियां भारतीय सीमा के भीतर मौजूद गांवों में है। उनके लिए यह महज दो देशों की सीमा नहीं बल्कि उनके अपने परिवारों के बीच खींचने वाली एक दर्दनाक दीवार थी। इसलिए जब जनप्रतिनिधियों ने भारत में शामिल होने का आधिकारिक और कानूनी प्रस्ताव रखा तो पूरे गांव ने एक सुर में इसका समर्थन किया। लेकिन जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की आधिकारिक खबर सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के स्थानीय प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी नाक के नीचे ऐसे पूरे के पूरे 8 गांव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन का हिंदुस्तान के नियंत्रण में चले जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और कूटनीतिक झटका है। यही वजह है कि बांग्लादेश पुलिस ने तुरंत भारी संख्या में सीमा पर अपने जवानों को तैनात कर दिया और बीएसएफ द्वारा बढ़ाई जा रही नई सुरक्षा सीमा और फेंसिंग के काम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश पुलिस का दावा है कि यह जमीन उनकी प्रशासनिक सीमा में आती है, जबकि हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि स्थानीय जनता की मर्जी, कानूनी प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय सीमा पुनर्निर्धारण के नियमों के तहत अब यह क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता का हिस्सा है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय दोनों तरफ के सुरक्षा बलों के बीच भारी तनातनी, तीखी बहस और गतिरोध का माहौल बना हुआ है। माहौल इस कदर संवेदनशील है कि दोनों तरफ से अतिरिक्त कुमुक बुलाई जा चुकी हैं और पल पल स्थिति बदल रही है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के उस सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो इस समय देश के करोड़ों लोगों के मन में गूंज रहा है। बहुत से लोग यह पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने और सरहद पर भगाने के लिए इतने कड़े कदम उठा रही है, तो फिर दूसरी तरफ अचानक बांग्लादेश के इन 8 गांवों और वहां के नागरिकों को गले लगाकर देश में क्यों शामिल किया जा रहा है? आखिर भारत की इस दोहरी रणनीति के पीछे का असली सच क्या है? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें इन गांवों के जनसांख्यिकीय ढांचे और भारत सरकार के एक बेहद ऐतिहासिक कानून को समझना होगा। ग्राउंड जीरो से आ रही पुख्ता रिपोर्टों के अनुसार इन सभी 8 गांवों की कुल आबादी में से 80% से भी ज्यादा आबादी हिंदू अल्पसंख्यकों की है। सालों से ये लोग सरहद पार की जमीन पर बेहद असुरक्षित माहौल में रह रहे थे और हर पल अपनी जान, माल और संस्कृति पर आने वाले संकट से जूझ रहे थे। यहां भारत का नया नागरिकता कानून एक संप्रभु कानूनी आधार बनता है। भारत का यह नया और संप्रभु कानून बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अगर पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाला कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या पारसी नागरिक वहां से अपनी जान बचाकर या किसी भी वजह से भारत आकर रहना चाहता है, तो भारत सरकार उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत देश की नागरिकता देगी। इसी ऐतिहासिक और मानवीय कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर लगातार उच्च स्तरीय बातचीत और समन्वय स्थापित किया। कानून के इन्हीं ठोस नियमों को ढाल बनाकर और गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही बीएसएफ ने इन 8 गांवों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत के नक्शे और सुरक्षा घेरे में शामिल कर लिया। यह कदम उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बिल्कुल अलग है जो बिना किसी वैध दस्तावेज के देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत में दाखिल होते हैं। यह बात उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की है जिन्हें भारतीय कानून के तहत शरण और अधिकार देने का वादा खुद देश की संसद ने किया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इन 8 गांवों के नागरिकों को अपनाकर सरहद पर बैठी ताकतों को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम व्यापक भू राजनीतिक और सामरिक नजरिए से देखें तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह बदलाव केवल कागजी नहीं है, यह नए भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण दोनों को एक साथ प्राथमिकता दी जा रही है। अमित शाह के 45 दिनों के कड़े अल्टीमेटम के तहत अब इस नई सीमा पर भी आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट फेंसिंग का काम बेहद तेजी से शुरू किया जा रहा है। जैसे ही यह नया सुरक्षा घेरा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे ही इन 8 गांवों के नागरिकों को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले सभी प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर दिया जाएगा।
इस ऐतिहासिक विलय ने सरहद पार की ताकतों को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत न तो अपनी 1 इंच जमीन किसी को हथियाने देगा और न ही अपने नागरिकता कानून के तहत आने वाले शरणार्थियों को बेसहारा छोड़ेगा। बांग्लादेश पुलिस की बौखलाहट और उनका विरोध इस बात का प्रमाण है कि भारत की इस कड़क कूटनीति ने उनके सारे पुराने समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर हुआ यह ऐतिहासिक महाविस्तार और बीएसएफ के जांबाज जवानों की यह कड़क मुस्तैदी साफ बयां करती है कि आज का हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। नागरिकता कानून सीएए के मानवीय आधार पर लिया गया यह फैसला इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ ने जिस सूझबूझ और दृढ़ता के साथ बांग्लादेश पुलिस के गतिरोध का सामना किया है, उसने देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 45 दिनों का यह महामिशन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और सरहद की यह नई दीवार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बनने जा रही है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के इन 8 गांवों के भारत में आधिकारिक विलय और गृह मंत्रालय के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को इस तरह अपनाना और सीमा को पूरी तरह सुरक्षित करना भारत का सबसे सही कदम है? अपनी कीमती और बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें।